जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में यूपीएससी के पीवाईक्यू के बारे में। यूपीएससी 2001 में प्रीलिम्स परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए इतिहास पोर्शन से, उसकी चर्चा आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो आइए सभी प्रश्नों को हम लोग डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। यानी कि जो चोल शासक हुए, जो चोल राजा हुए, उन्होंने उनमें से कौन सा शासक था जिसने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो पहला ऑप्शन है आदित्य प्रथम, सेकंड है राज राजा प्रथम, थर्ड ऑप्शन है राजेंद्र और फोर्थ ऑप्शन है विजयालय। तो याद रखिएगा, जो राज राजा प्रथम था, कौन? राज राजा प्रथम, ऑप्शन नंबर सेकंड, राज राजा प्रथम। इसने श्रीलंका के शासक जो हुआ करते थे महेंद्र पंचम, उन पर आक्रमण किया था और उसकी राजधानी कौन सी थी? अनुराधापुरम। तो उस अनुराधापुरम जो राजधानी थी, उसको बहुत बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। और इस अभियान में क्या हुआ कि जो राज राजा था, उसने अपने द्वारा क्या किया, जो जीते हुए प्रदेश थे उसका नाम जो है मुक्ति चोल मंडलम रख दिया और पोलोन रुवा को जो है अपनी राजधानी बना लिया। यानी कि याद रखिएगा, इस विजय के बाद में जो है राज राजा प्रथम ने जगन्नाथ का विरुद्ध धारण कर लिया और जगन्नाथ का विरुद्ध धारण करने के बाद में जो पोलन रुवा था उसका नया नाम क्या रख दिया? जननाथ मंगलम। लेकिन चोल राजा राजेंद्र प्रथम जो था, उसने श्रीलंका की विजय को पूर्ण किया था। किसने? राजेंद्र ने। याद रखिएगा, जो राजेंद्र प्रथम था, उस राजेंद्र प्रथम ने जो है श्रीलंका की विजय को पूरा किया। इसके बाद अगले 50 वर्षों तक जो है श्रीलंका जो थी वो अपने को चोलों के अधिकार से मुक्त नहीं कर पाई थी। यानी कि इसने जो है 1017 ईस्वी में, कब? 1017 ईस्वी में श्रीलंका के शासक जो हुआ करते थे महेंद्र पंचम, उनको हरा करके संपूर्ण सिंहल राज्य को अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता, चित्रित दूसरा मृदभांड, कुषाण, गंधार कला शैली, मुगल, अजंता चित्रकारी, मराठा, पहाड़ी चित्र शैली। तो इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। तो याद रखिएगा, जो कुषाण काल की बात जब आती है, तो कुषाण काल में जो गंधार कला शैली थी उसका विकास हुआ। किसमें? तो याद रखिएगा, कुषाण काल में इस गंधार कला शैली का विकास हुआ था। क्योंकि इस काल में जो है, जो भारतीय शिल्पकार हुआ करते थे, उनके बीच में मध्य एशियाई कह सकते हो, यूनानी और आपके जो रोमन शिल्पकार थे, इनके साथ जो संपर्क थे, उससे एक नई शैली का विकास हुआ। और जिस नई शैली का विकास हुआ था उसे हम लोग गंधार शैली के नाम से जानते हैं। यानी कि इस शैली में, यानी कि गंधार शैली में जो है भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी, यूनान और रोमन, ये मिश्रित शैली में बनाई गई। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सही सुमेलित है। कुषाण जो है गंधार कला शैली का विकास इसी में हुआ। और हड़प्पा सभ्यता यहाँ जो दिया हुआ है, जो हड़प्पा सभ्यता दिया हुआ है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता में जो काले रंग की, ना कि चित्रित, ठीक है, तो याद रखिएगा, हड़प्पा काल में, हड़प्पा सभ्यता में काले रंग की आकृतियां जो थी, या काले रंग की आकृतियों से चित्रित जो थे लाल मृदभांड हुआ करते थे, उनका निर्माण होता था। लेकिन वैदिक काल में जो कुंभकार हुआ करते थे, वो 4 प्रकार के बर्तन बनाते थे। एक तो लाल रंग के, एक काले रंग के, एक चित्रित दूसरा मृदभांड और एक काले और लाल मिक्स के। ठीक है,
और आप लोग जानते हो इस चीज़ को कि जो महाराष्ट्र प्रांत है और महाराष्ट्र प्रांत में जो औरंगाबाद जिला है वहाँ अजंता की गुफाएं स्थित हैं। तो वहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो सभी के सभी चित्र जो हैं कौन से हैं, गुप्त काल के हैं। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत है क्योंकि यहाँ मुगल काल कह रहा है, मुगल काल से नहीं बल्कि किससे, गुप्त काल से, याद रखिएगा, गुप्त काल से। ठीक है। दूसरी बात, अजंता के जो चित्र थे वो तकनीकी दृष्टि से देखोगे तो विश्व में पहले स्थान पर रखे जाते हैं। और पहाड़ी चित्र शैली में आपका कश्मीर, हिमालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र थे इनमें प्राचीन भारतीय चित्रकला परंपरा का संशोधित रूप विकसित होता रहा है। और ऐसी पूरी या संपूर्ण शैली पहाड़ी शैली के नाम से जानी जाती है। इसकी कई उपशैलियाँ भी हैं जिन्होंने कालांतर में स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण किया, जैसे कि गुलेर शैली है, जम्मू शैली है, कांगड़ा शैली है, गढ़वाल शैली है, ये सब शैलियाँ। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, कुषाण यानी गंधार कला शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। ये राइट आंसर है, ये सुमेलित है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ऑप्शन नंबर ए है विलियम जोन्स, सेकंड है चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन थर्ड है अलेक्जेंडर कनिंघम और फोर्थ है जॉन मार्शल। तो आप लोग जानते हो कि प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ जो कि हमारा भगवद गीता है, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और आप लोग जानते हो कि जो इसका अंग्रेजी अनुवाद था वो 1785 ईस्वी में 1785 में हुआ, याद रखिएगा 1785 ईस्वी में हुआ। और किसने किया था, तो ये भी ध्यान रखना, वो किया था चार्ल्स विल्किंस ने, चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। और याद रखिएगा एक और भारतीय ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया था वो विलियम जोन्स ने किया था 1789 ईस्वी में। ठीक है। विलियम जोन्स जो नाम दिया है इसने किया था किसका, अभिज्ञान शाकुंतलम का, और वो किया था 1789 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवद गीता का अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है पार्श्व, सेकंड नागार्जुन, थर्ड है शूद्रक और फोर्थ है वसुमित्र। तो याद रखिएगा जो चौथी बौद्ध संगीति थी, ये चौथी बौद्ध संगीति जो थी ये आयोजित कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। कब, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है। और कहां पर, कश्मीर में, कश्मीर में हुई थी कुंडलवन में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन थे इसके, तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो याद रखिएगा पार्श्व जो थे उनकी सलाह पर जो है कनिष्क के द्वारा हीनयान और महायान में इसका विभाजन हुआ, यानी कि तीनों पिटकों पर जो है तीनों टीकाओं का संकलन जिसे विभाषा शास्त्र के नाम से जाना जाता है, वो इसी सम्मेलन में जो महाविभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि स्थारवादी जो थे उनके सिद्धांतों का संकलन महाविभाषा के रूप में हुआ। और सभा की जो कार्यवाहियाँ थीं उन कार्यवाहियों को पाली के स्थान पर
संस्कृत में किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है भुवनेश्वर, सेकंड है बीजापुर, थर्ड है कोलकाता और फोर्थ है श्रवणबेलगोला। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप लोग जानते हो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में लिंगराज मंदिर जो है अवस्थित है। कहाँ पर? भुवनेश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और लिंगराज मंदिर ये 11वीं शताब्दी और जो कोणार्क मंदिर है, याद रखिएगा, दोनों मंदिर के बारे में बता रहा हूँ। लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी और कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे। और ये दोनों के दोनों मंदिर जो है स्थापत्य कला के एग्जाम्पल हैं। और लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है भुवनेश्वर में पूर्वी गंग शासक जो हुआ करते थे उनके द्वारा हुआ, लेकिन सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है उसका निर्माण हुआ था नरसिम्हा प्रथम के द्वारा। और ये भी ध्यान रखना दोबारा से जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पुरी में किसने करवाया था? अनंत वर्मा ने करवाया था। और उड़ीसा के मंदिर ये नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं सभी के सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा और बाघ। तो याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें हैं और टेराकोटा कलाकृति में हाथी, बाघ, गैंडा इन पशुओं की कलाकृति है, लेकिन गाय की कलाकृति इसमें नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है इसने कथन और कारण के द्वारा। तो कथन ए में इसने कहा है हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। कारण में कह रहा है कि वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। कूट हमें दिए हुए हैं कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ है ए गलत है लेकिन आर सही है। देखिए याद रखिएगा, हर्षवर्धन ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थन होने के साथ साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की स्तुति भी करता था। और ऐसा माना जाता है कि हर्ष जो है डेली प्रतिदिन 500 ब्राह्मण और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन भी करवाया करता था। तो हर्षवर्धन ने जो है महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज और प्रयाग में 2 बहुत बड़े विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया। और हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग में जो आयोजित किया गया था छठा महामोक्ष परिषद, उसमें प्रसिद्ध बौद्ध चीनी यात्री हुइनसांग ने भी भाग लिया था। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है या कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है सुमेलित कीजिए। इधर दिया हुआ है इसने सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में भक्ति संगीत है और 2 में व्यवसाय दिए हुए हैं। इधर नामदेव भक्ति संगीत में, कबीर, रविदास और सेना, और इधर व्यवसाय में नाई, जुलाहा, दर्जी, मोची। तो आप लोग जानते हो, देखो जो नामदेव थे ये क्या थे? ये दर्जी थे, दर्जी। जो कबीर थे आपको पता है कि जुलाहे के घर में जन्म लिया था। जो रविदास थे वो नाई थे। और जो सेना थे वो क्या थे?
मोची थे और ये सभी के सभी निर्गुण पंथ की जो ज्ञान मार्गी शाखा है उसके भक्त कवि थे। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर बन जाएगा आप लोगों का वो बन जाएगा 3, 2, 1, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं। जो होयसल स्मारक हैं वो पाए जाते हैं कहाँ? हम्पी और हेलीबिड में। सेकंड है हेलीबिड और बेलूर में। थर्ड है मैसूर और बेंगलुरु में। और फोर्थ है श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो याद रखिएगा, जो हेलीबिड और जो बेलूर है, हेलीबिड और बेलूर यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसमें होयसल स्मारक पाए जाते हैं। हेलीबिड समझिए, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। हेलीबिड जो है, क्योंकि मध्यकाल में यही होयसल राजवंश की राजधानी हुआ करता था और इनके द्वारा निर्मित जो अलग अलग प्रकार के जो स्मारक हैं या जो मंदिर हैं वो पाए जाते हैं, जो कि स्थापत्य और चित्रकला के लिए फेमस हैं। बेलूर की बात करें तो ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि होयसल वंश के चीना के सब मंदिर के लिए फेमस है, विख्यात है। तो राइट आंसर आप लोगों का इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप युग्म सुमेलित है। इधर दिया है दीवाने बंद का, जिसका संबंध दिखाया गया है फिरोज तुगलक से। दीवाने मुस्तकराज, जिसका संबंध बलबन से दर्शाया जा रहा है। दीवाने कोही, इसका रिलेशन है अलाउद्दीन खिलजी से। दीवाने अर्ज, इसका संबंध है मोहम्मद बिन तुगलक से। तो यहाँ बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो याद रखिएगा, दीवाने जो बंदगाह है इसका संबंध किससे है? फिरोज तुगलक से। किससे है? फिरोज तुगलक से। और ये इसका मतलब है दीवाने बंदगाह का काय से है? जो दास होते हैं, दास। ठीक है, तो ये दासों से संबंधित है, दासों से संबंधित है, यानी कि स्लेव्स जिसे हम लोग कहते हैं। दीवाने मुस्तकराज, इसका संबंध बलबन से नहीं है बल्कि किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है और ये भू राजस्व से संबंधित है, दीवाने मुस्तकराज। तो ये गलत हो गया। दीवाने कोही, ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, ना कि अलाउद्दीन खिलजी से। मोहम्मद बिन तुगलक से ये संबंधित है। ठीक है, और इसका संबंध कैसे है? कृषि विभाग से, यानी कि दोआब में जो कृषि सुधार किए गए थे उनको कार्यान्वित करने के लिए ये वाला विभाग बनाया गया था। अगला है दीवाने अर्ज, और दीवाने अर्ज का संबंध किससे है? मोहम्मद बिन तुगलक से ना होकर के किससे है? बलबन से। किससे है? बलबन से। और ये सैन्य विभाग हुआ करता था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग हुआ करता था, सैन्य विभाग। तो उसमें राइट आंसर बन जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट है, ये सही सुमेलित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए है बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो सब जानते हैं कि चंगेज खान जो था उसके अधीन मंगोलों ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो इल्तुतमिश के शासनकाल के समय किया था। किसके? इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग जानते हो कि इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो कितना था? वो था 1210 से लेकर के और 1236। ठीक, और 1221 में जो है ख्वारिज्म शाह जो था उसका पुत्र हुआ करता था जलालुद्दीन मंगबरनी।
तो उसकी जब पराजय हुई उसके बाद भारत की तरफ भागा वो, और चंगेज़ खान उसका पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक पहुंच गया। तो जलालुद्दीन जो मांग बरनी था, उसके लाख शरण मांगने के बावजूद भी इल्तुतमिश ने उसे शरण देने से मना कर दिया। तो इस तरीके से मंगोल आक्रमण का खतरा जो था वो टल गया था। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गए हैं। कथन में जिसमें दिया है कि खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण दिया है राजपूत और वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ठीक है, कूट नीचे दिए गए हैं आप लोगों को, तो याद रखिएगा। देखो, जो खानवा का युद्ध था ये 1527 में, कब युद्ध जो था 1527 ईस्वी में, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर और राजपूत शासक जो थे राणा सांगा, इनके बीच हुआ। और इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था और हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग सरल कर लिया। और इस युद्ध में क्या था, बाबर ने जिहाद का नारा दिया। और बाबर ने युद्ध के बाद ही तमगा कर जो था, यानी कि मुसलमानों से न लेने की घोषणा की और अपने सैनिकों का साहस बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा करके शराब के जितने भी पात्र थे उनको तुड़वा दिया था। यानी कि शराब न पीने की कसम दिलवाई गई थी सबको जो। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो कथन और कारण है दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता है? कालीकट, भरूच, कैबे, सूरत। याद रखिएगा, मुगल काल में जो सूरत बंदरगाह हुआ करता था उसे बाबुल मक्का कहा जाता है। किसको? सूरत बंदरगाहों को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आज़ाद, सेकंड है हसरत मोहानी, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ है मोहनचंद करमचंद गांधी। याद रखिएगा, वर्ष 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में जो हसरत मोहानी थे उन्होंने कांग्रेस को संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है इसने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई। सेकंड है, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों इसमें कह रहा है कि अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। थर्ड है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। फोर्थ स्टेटमेंट है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? याद रखिएगा, देखिए, आर्य समाज की जो स्थापना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और वो 1835 में न करके वो 1875 ईस्वी में की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत अपना। और ये कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो वैदिक धर्म है उसको दोबारा से शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया जाए और भारत को धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया जाए, यानी कि जो पाश्चात्य प्रभाव था उसको समाप्त करना था।
और स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए दोबारा से वेदों की ओर चलो का नारा दिया। और जो लाला लाजपत राय की जो बात की जा रही है, तो लाला लाजपत राय आर्य समाज के समर्थक थे। क्या थे? समर्थक थे। तो इसमें कह रहा है कि आग्रह का विरोध किया, तो स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी आर्य समाज के सिद्धांतों का विरोध कभी नहीं किया। और जो केशव चंद्र सेन की जो बात की जा रही है, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करके नारी शिक्षा के लिए आंदोलन भी चलाया था। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, यानी कि थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट और सेकंड गलत है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, बटकेश्वर, जे.एम. सेनगुप्त। तो याद रखिएगा 18 अप्रैल 1930, 18 अप्रैल 1930, 1930 को जो है सूर्यसेन ने अपने क्रांतिकारी मित्रों के साथ जो चटगांव यानी कि आज के बांग्लादेश में ये स्थित है, उसके शस्त्रागार पर हमला कर दिया और हमला करके लूट लिया था। वहां पर इन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना भी की थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्यसेन ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी कि ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा वर्ष 1939। इसमें क्या हुआ? ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी कि भारत प्रजामंडल की जो अध्यक्षता थी वो किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश भारत है, जो रजवाड़े हैं, उनके राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखा जाए। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में इसने कहा है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और टीपू सुल्तान। तो आप लोग जानते हो कि मैसूर के जो महान शासक थे टीपू सुल्तान, उन्होंने टर्की, फ्रांस, पीगू और ईरान के साथ संपर्क स्थापित किए और व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए वहां दूतावास की स्थापना भी की थी, अपने दूत भी भेजे थे। और टीपू सुल्तान एक कुशल, कह सकते हो कुशल प्रशासक और एक योग्य सेनापति था। इसने क्या किया? आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और सिक्का ढलाई, नाप तोल, इनकी नई प्रणालियों का प्रयोग भी किसने किया था? तो टीपू सुल्तान ने ही किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों से या खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए। इसका कारण था, क्या था? ऑप्शन ए है कि जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। सेकंड, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। थर्ड, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। फोर्थ, खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो आपको बता दूं 1793 ईस्वी में जो कार्नवालिस था, कार्नवालिस, उस कार्नवालिस ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों में स्थायी बंदोबस्त या फिर कह सकते हो जमींदारी प्रथा को लागू किया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार किसान से वसूले गए लगान को जो है 10/11
इस भाग के द्वारा सरकारी कोष में जमा करना था और शेष यानी कि जो 1/11 भाग जो बच रहा था वो अपने खर्च, परिश्रम या दायित्व के लिए अपने पास रख लेता था। और जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया और उन पर से ध्यान रखना, कंपनी का नियंत्रण क्या था, पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था पर कंपनी का कोई नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं बचा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, यानी कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। आगा खान की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में, एम ए जिन्ना की अध्यक्षता में। तो याद रखिएगा 1908 में जो है ग्रेट ब्रिटेन जो था उसकी राजधानी लंदन थी और उस लंदन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सैयद अमीर अली जो थे उनके द्वारा की गई थी। और सैयद अमीर अली 1890 से लेकर के 1904 ईस्वी तक कलकत्ता हाई कोर्ट में जज भी थे। इसके बाद वे फिर इंग्लैंड के लिए चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अमीर अली की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काली कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद या बंगाल के विभाजन के बाद। तो आप लोग जानते हो हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी, और बता दूं कि 13 अप्रैल 1919 इसको क्या था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसकी जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर था उसकी अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई। और इस आयोग में 5 अंग्रेज, एक तो लॉर्ड हंटर, जस्टिस सर जॉर्ज रैंकिंग, W.F. राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो और सर थॉमस स्मिथ, और 3 भारतीय सदस्य कौन कौन से, सर चिमनलाल सीतलवाड़ और एक आपके क्या नाम था उनका, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये आपके 2001 में यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए इतिहास के प्रश्न थे जो कि हमारे पूर्ण हुए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आता है कोई प्रश्न, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं 2002 के प्रश्नों के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।